देखते हैं आज के हिंदी के रिवीजन के क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्लास में जो है वो हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में 2013 में आए गए प्रश्न जो है वो पूछे गए जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से पूछे गए हैं, क्या क्या जो है वो प्रश्न आया है एग्जामिनेशन में, उस पर चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण दे। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवरण दे। तो भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी? तो भक्ति काल की विशेषताएं हैं कि सबसे पहली विशेषता है कि नाम की महत्ता निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार के भक्तों के नाम की महत्ता को स्वीकार कर लिया है। यानी कह सकते हैं कि जो नाम की महत्ता है वह निर्गुण प्रकार की हो या सगुण प्रकार की हो, दोनों ही प्रकार के भक्तों ने नाम की महत्ता को क्या किया है, स्वीकार किया है। और भजन कीर्तन सत्संग में नाम की महिमा का गुणगान सुनने को भी मिलता है। नाम की महिमा का गुणगान सुनने का मतलब कि भजन कीर्तन सत्संग में श्री राम का नाम और श्री कृष्ण का नाम आता है कि नहीं आता है? तो नाम की महिमा का जो है वह गुणगान देखने को मिलता है। गुण महिमा निर्गुण तथा सगुण भक्तों ने एक स्वर से गुरु महिमा का बखान किया है। सूरदास हो, तुलसीदास हो, जायसी जी हो, कबीर हो, इसके उदाहरण हैं जिन्होंने अपने गुरु की महिमा का क्या किया है, बखान किया है। भक्ति भावना की प्रधानता रही है। भक्ति काल की चारों धाराओं सूफी, निर्गुण, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति में भक्ति भावना की प्रधानता मिलती है। भक्ति भावना की प्रधानता मिलने का मतलब हो गया कि भक्ति भाव को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है। सभी भक्त कवियों ने भक्ति की महत्ता को स्वीकार भी किया है, अर्थात जितने भी भक्त कवि हैं वो जायसी जी हो, तुलसीदास जी हो या सूरदास जी हो या और भी जो हैं, जायसी जी है, कबीर जी हैं, इन सभी लोगों ने जो है वो भक्ति भावना को क्या किया है, माना भी है, स्वीकारा भी है। अहंकार का त्याग सच्ची भक्ति अहंकार के त्याग के बिना असंभव है। यानी अहंकार की अगर सच्ची भक्ति की, अगर ईश्वर की सच्ची भक्ति की बात की जाए तो अहंकार के त्याग से ही जो है वह ईश्वर की सच्ची भक्ति संभव हो सकती है। जब तक व्यक्ति अहंकारी होगा तब तक वह भक्ति नहीं कर सकता है। और कोई भी किसी भी धारा, सूफी, निगंड, सगुण, कृष्ण या राम भक्ति का हो, उसे अहंकार के त्याग किए बिना भक्ति की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकी है। समन्वय की भावना भक्ति काल में सामाजिक, दार्शनिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में संबंध की भावना पर जोर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि दिनकर या नागार्जुन का काव्यात्मक परिचय दें। दिनकर या नागार्जुन आ गया तो इसका मतलब कि किसी एक का, या तो दिनकर जी का या तो नागार्जुन जी का। तो यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में कि रामधारी सिंह दिनकर जी, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी साहित्य का एक दैदीप्यमान नक्षत्र है। दैदीप्यमान नक्षत्र का मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो है वह हिंदी साहित्य में एक अमूल्य योगदान दिया है। इन्हें रामधारी सिंह दिनकर जी को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रकवि। क्या कहा जाता है, राष्ट्रकवि। रामधारी सिंह दिनकर जी को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रकवि कहा जाता है। तो यही यहाँ पर बताया गया कि यह हिंदी साहित्य का एक दैदीप्यमान नक्षत्र है। इन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों में ही विधाओं में समान रूप से अपने लेखन द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की है और ओजस्वी तथा सशक्त कवियों द्वारा राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने उत्कृष्ट उद्गार को जो है वह प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है। अपने साहित्यिक जीवन के प्रारंभिक काल में इनकी रचनाएं छायावादी थी, परंतु बाद में इनकी जो रचनाएं हैं वह प्रगतिवाद पर भी आधारित हो गई और इन्होंने समाज के हितोपदेश के लिए जो है वह अनेकों रचनाएं गद्य में भी की है और पद में भी की है। साथ ही साथ इनकी अनेक रचनाओं में राष्ट्रीयता का ओजपूर्ण स्वर मुखरित होता है, अतः इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। दिनकर जी के साहित्य जीवन से संबंधित विवरण अग्रलिखित हैं। इनकी रचनाओं के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो दिनकर जी की पकड़ गद्य और पद्य पर समान रूप से थी, अतः उन्होंने दोनों विधाओं को अपने लेखन में जो है वह सम्मिलित किया है और इन्हें जो है वह राष्ट्रकवि का दर्जा मिला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है वो अमूल्य योगदान दिया था हिंदी साहित्य में। और किस किस में दिया था? तो गद्य में भी दिया था और पद्य में भी दिया था। और उनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण जो है वह है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, उर्वशी, सामधेनी, रसवंती, रेणुका, हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा, बापू इत्यादि। गद्य में भी जो है इन्होंने अनेकों जो है वह रचनाओं को संपादित किया है और उसका जो आधार रहा है वो आधार संसारिकता रही है, सामाजिकता रही है। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी रचना है गद्य में। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, शुद्ध कविता की खोज, उजली आग, मिट्टी की ओर, देश विदेश, लोकदेव नेहरू, साहित्यमुखी काव्य की विशेषता इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। सम्मान के रूप में अगर देखा जाए तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो
पुरस्कार है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और इन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय जो लिखी थी रचना, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। कविताओं में राष्ट्रवाद की प्रबल अनुभूति एवं ओजपूर्ण संदेश के लिए इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भारत सरकार के द्वारा अलंकृत भी किया गया था। अर्थात कविताओं में इन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना को जो है वह व्यक्त किया है और राष्ट्रभक्ति की भावना को व्यक्त किया है। इसी वजह से इन्हें भारत सरकार के द्वारा जो है वो क्या किया गया है, तो पद्म विभूषण से भी जो है वो क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। साहित्यिक विशेषताएं देखें तो दिनकर जी की कविताओं तथा लेखों में राष्ट्रीयता की प्रखर एक ओजपूर्ण प्रस्तुति हुई है। इससे प्रभावित होकर इन्हें राष्ट्र कवि से सम्मानित और महत्वपूर्ण सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। प्रारंभ में छायावादी रचनाएं करने के बाद दिनकर जी ने प्रगतिवाद की ओर अपना रुख किया तथा बाद में रचनाएं जो है वो प्रगतिवादी इनकी हो गई, है ना। प्रगतिवाद, एक तरफ तो गद्य लिखा, एक तरफ तो पद लिखा, और बाद में इन्होंने प्रगतिवाद को आधार बना करके और अपनी रचनाओं को क्या करने लगे, लिखने लगे, और इस प्रकार से इनकी रचनाएं जो है वो प्रगतिवादी हो गई। भाषा शैली, इनकी शैली में ओजपूर्ण तथा प्रसाद गुण का अपूर्ण सामंजस्य है। शैली प्रवाहपूर्ण है, प्रभाव जो है वह पूरा है तथा गंभीरता से ओतप्रोत है। इनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग जो है वो बहुतायत मात्रा में हुआ है, अर्थात अधिक से अधिक मात्रा में हुआ है। इन्होंने हिंदी साहित्य में तो लिखा है, लेकिन जो प्रगतिशील जो इन्होंने रचनाएं की हैं, उन प्रगतिशील रचनाओं में इन्होंने हिंदी, अरबी, फारसी और भी जो है वह भाषाओं का जो है वह उपयोग किया है। तत्सम, तद्भव, इन सब का जो है वह उपयोग किया है। नागार्जुन जी के विषय में देखेंगे, हालांकि जानना तो दोनों के विषय में था, या तो हम जानेंगे दिनकर जी के बारे में या नागार्जुन जी के बारे में। दोनों जो है वो बोर्ड मॉडल है, पूछा गया है ये एग्ज़ाम में। नागार्जुन जी का जो जन्म है वह 1911 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई है। नागार्जुन जी सच्चे अर्थों में प्रगतिवादी कवि हैं। जन जीवन की पीड़ा, असमानता की व्यथा, यानी कि जन जीवन की जो पीड़ा है, जो समाज में फैली हुई पीड़ा है, समाज में फैली हुई पीड़ा मतलब अनेकों लोग अनेकों कष्टों को भोगते रहते हैं, और उस भोग विलासिता भरे जीवन से उन लोगों के जीवन को केवल साहित्य में जगह देना जो बहुत ही पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, साथ ही साथ वह कष्ट भोग रहे हैं, तो ऐसी चित्रों की जो है यह व्याख्या करते थे अपनी रचनाओं में। प्रमुखतः यथार्थ का चित्रण व्यंग के आधार पर ये करते हैं। इनके बिंबों में जहाँ एक और प्रगतिवादी विचारधारा है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति के रम्य चित्र भी है। प्रकृति के चित्रों में ग्रामीण तथा नागरिक दोनों ही प्रकार के चित्र मिलते हैं, किंतु मार्मिकता वहीं आ गई जहाँ कवि ने देश और जनता के प्रति सहानुभूति को व्यक्त किया, उसकी विकृतियों के प्रति आक्रोश को व्यक्त किया। इन्होंने रचनाएं तो अनेकों लिखी हैं, लेकिन इनकी सहानुभूति, लोगों की सहानुभूति इनकी रचनाओं से वहीं पर केवल जुड़ी है जहाँ पर इन्होंने जो है वो जनाक्रोश को दिखाया है। जो फैली हुई व्यावहारिकता है, यानी कह सकते हैं कि जो फैली हुई सबसे ज़्यादा खराब स्थिति है समाज में, उसको देख करके जब इन्होंने कटाक्ष किया है तो वहाँ पर लोगों की सहानुभूति जो है वह जुड़ गई है। किंतु मार्मिकता वहीं आ पाई है जहाँ कवि ने देश और जनता के प्रति सहानुभूति, उसकी विकृतियों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। नागार्जुन के व्यंग यथार्थपूर्ण होने के कारण प्रभावशाली भी होते हैं। नागार्जुन की पहचान तत्कालिकता, प्रभावशाली अंकन में है और सामाजिक हलचलों के प्रक्रिया स्वरूप या प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी भागवत उथल पुथल होते हैं, उससे निर्मित उनके तात्कालिक मुहावरों को पहचान कर उनके वाणी से उनको दृष्टि करने से नागार्जुन अप्रतिम कवि हैं। नागार्जुन की शैलीगत विशेषता भी यही है कि यह लोकमुख की वाणी को बोलना चाहते हैं, अर्थात यह लोगों के वाणी को बोलना चाहते हैं। और इनका इनका देहावसान 5 नवंबर 1998 ईस्वी को हुआ, अर्थात इनकी मृत्यु जो है वो 5 नवंबर 1998 ईस्वी को हुई थी। अगला जो है वो जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने देखा, उसमें कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर टाइप के भी थे। अब जो है वो देखेंगे तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। कैसे? आदमी जो है वो यथार्थ को जीता नहीं बल्कि यथार्थ को क्या करता है, रचता भी है। इसका मतलब हुआ ये जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो प्रस्तुत पंक्ति हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी से ली गई है और इस पंक्ति में लेखक मलेज ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति यथार्थ में जीता भी है और यथार्थ को रचता भी है। यथार्थ में जीता है मतलब वास्तविकता में जीता भी है और वास्तविकता को वह रचता भी है। यथार्थ मनुष्य का वह कटु सत्य है, वास्तविकता से परे मनुष्य का जीवन एकांकी और व्यर्थ होता है। इस पंक्ति में लेखक ने संकेत दिया है कि उनके बच्चे उनकी रचना है और वे यथार्थ हैं। उनकी चिंता उनके स्वयं की है। लेखक पारिवारिक बोझ के बंधन से बंधे हैं जबकि उनका परिवार बंधन एवं चिंता मुक्त है। यही जीवन यथार्थ है। अतः व्यक्ति की रचना और उसके जीवन का यथार्थ
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात ये कहते हैं कि यथार्थ तो यही है कि वह जो है वो परिवार की चिंता में है, बच्चों की चिंता में है, लेकिन बच्चे और परिवार उनकी चिंता से मुक्त है, यानी उनका जीवन जो है वो यथार्थ में बीतता जाता है और यही यथार्थ है, यही यथार्थ जीवन है जो एक दूसरे के क्या है, पूरक है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। तो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पुरुष में नारीत्व का होना जरूरी है। अगर पुरुष में नारीत्व हो तो वह क्या बन जाता है? वह देव बन जाता है। और अगर नारी में पुरुषत्व आ जाए तो वो क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। क्लियर है? देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई हैं और निबंधकार दिनकर जी कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और वीरता जैसे स्त्रियोचित गुण होते हैं। दया है, करुणा है ना, माया है। अगर यह पुरुष अपना ले तो वह बड़े से बड़े युद्ध से बच सकता है, युद्धों को टाला जा सकता है, लेकिन उसके अंदर करुणा नहीं है, उसके अंदर दया नहीं है, उसके अंदर जो है वह बिल्कुल भी जो है वह मातृत्व नहीं है। इसी वजह से वह युद्ध में ललकारता चलता है, युद्ध करने का जो है वह आवाहन करते चलता है। जब कभी भी अगर शक्ति प्रदर्शन की बात होती है तो वह अपने पौरुष को आगे बढ़ाता है और लड़ने की बात करता है और इस प्रकार से विनाश निश्चित हो जाता है। लेकिन अगर नारी का गुण दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रियोचित गुण को पुरुष अपना ले तो ऐसी स्थिति में युद्ध से बचा जा सकता है, विनाश से बचा जा सकता है। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। दया के कारण वह देवी कहलाती है, भीरुता के कारण अनावश्यक विनाश से बच सकती है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले तो पुरुष के पौरुष में कोई दोष तो नहीं आता, बल्कि पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। इसीलिए निबंधकार अर्धनारीश्वर जी की कल्पना करते हैं जिसमें पुरुष स्त्री का गुण और स्त्री पुरुष का गुण लेकर महान बन सके। अर्थात अर्धनारीश्वर की कल्पना रामधारी सिंह दिनकर जी ने केवल और केवल इसीलिए की है कि पुरुष स्त्री के गुण को अपना ले और स्त्री पुरुष के गुण को अपना ले, ताकि ये जो सामंजस्य है वह बैठा रहे और विनाश से बचा जा सके। अतः निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी जी का हवाला देते हुए कहते हैं कि गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व की ही साधना की थी। अर्थात उन्होंने अपने अंदर जो है वह नारीत्व के गुणों का समावेश किया था, इसीलिए वह देव बन गए थे, है ना। अगला जो है वो है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कविता से जो है वह एक लिया गया है लाइन कि मेरा खोया हुआ खिलौना अभी तक मेरे पास ना आया। क्या होगा? तो आज सभी दिशाएं पुलकित हैं, सर्वत्र प्रसन्नता छाई हुई है, सारे विश्व में उल्लास का वातावरण है, किंतु मेरा खोया खिलौना अब तक मुझे प्राप्त न हुआ। कवित्री कहती हैं कि आज संपूर्ण विश्व में जो है वह खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आज संपूर्ण विश्व में क्या है? खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हर जगह उल्लास मनाया जा रहा है सारे विश्व में, लेकिन मेरा जो खोया खिलौना है वह अब तक नहीं आया। अर्थात कवित्री के पुत्र का क्या हो गया है? निधन हो गया है। वह पुत्र को जो है वह खिलौने के रूप में मानती है और कहती हैं कि मेरे पुत्र का निधन हो गया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक नहीं आया। संपूर्ण विश्व में जो है वह खुशियाँ छाई हुई हैं, सब जश्न मना रहे हैं, लेकिन मेरा खोया खिलौना नहीं आया। इस प्रकार वह उनसे छिन गया है, पर उसकी व्यक्तिगत क्षति है। विश्व के अन्य लोग हर्षित हैं, सभी दिशाएं भी हर्षित हैं, साथ ही साथ कवित्री ने अपना बेटा जो है वह खो दिया है और वह उद्विग्न है, वह शोक विहल है, अर्थात वह बहुत ज़्यादा दुखित है। अपनी असंयमित मनोदशा में वह बेटा के वापस आने की प्रतीक्षा करती हैं और नहीं लौट कर आने पर वह निराश हो जाती हैं, वह दुखी हो जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जनमानस का युद्ध एक। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जनमानस का युद्ध एक, अर्थात हर जगह जो जन संघर्ष चल रहा है दुनिया में, उसका जो युद्ध है वह केवल और केवल एक है। अब गोलाकार पृथ्वी के, अब इसका उत्तर जो है वो ये बताया जाएगा कि जो जनमानस चारों तरफ दुनिया में युद्ध करते रहते हैं, उसका केवल और केवल युद्ध एक ही होता है, वर्चस्व को स्थापित करना, कि हम ग्रेटर हैं तो हम ग्रेटेस्ट हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कहा गया है कि दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जनमानस का युद्ध एक। अब इसके बारे में बताना है कि गोलाकार पृथ्वी के चतुर्दिक जन समुदाय का एक दल है और आकाश में एक भयानक सितारा चमक रहा है और उसका रंग लाल है। लाल रंग हिंसा का प्रतीक होता है, हत्या तथा प्रतिशोध की ओर संकेत करता है, दमन, अशांति और निरंकुश पाशविकता का प्रतीक होता है। सारा संसार इससे त्रस्त है, इस लाल रंग से सारा संसार त्रस्त है, जो आसमान में दिखाई पड़ता है तारे के रूप में। यह दानवीय कुकृत्यों की अंतहीन गाथा है, यह कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। जबकि उजला रंग क्या होता है? शांति का प्रतीक होता है। उजला रंग क्या होता है? शांति का प्रतीक होता है। नेक्स्ट, किन्हीं दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें। रोज कहानी का सारांश लिखें। रोज कहानी का सारांश लिखेंगे जिसमें मालती के जीवन को बताया गया है।
मालती जो है वह बहुत ही कर्मठ महिला है। शादी हो जाने के बाद सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक निरंतर काम करती रहती है। उसका जीवन नाश्ता बनाने में अपने पति के लिए, उसको भोजन बनाने में और अपने बेटे को संभालने में क्या हो गया है, गुजर गया है। और उसकी दैनिक दिनचर्या जो है वो मशीन की तरह हो गई है और सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक वह निरंतर खटती रहती है, निरंतर काम करती रहती है। उसका बड़बोला भाई, उसका मुँह बोला भाई जब वहाँ पर जाता भी है 8 मील की यात्रा तय करके, तो ऐसी स्थिति में जो है कितना 6 या 8 4 मील है, 4 मील का जो है वो यात्रा करके जब वह जाता है तो उसका वह आव भगत भी नहीं कर पाता है। हमको लग रहा है कि 6 या 8 मील होगा, 18 मील है। अब बताओ, हमको 8 मील कह रहे थे, 18 मील है। तो 18 मील की यात्रा तय करके जो है वह जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन मालती के पास इतना समय नहीं होता है कि वह उससे क्या कर सके, बात कर सके, सही से हाल चाल जान सके। देखते हैं, रोज कथा साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रणेता महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। प्रस्तुत कहानी में संबंधों की वास्तविकता को एकांत व्यक्तित्व अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। मध्य वर्ग की पारिवारिक एकरसता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर सकती है वह उस युग की कहानियों में विरल है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन मालती, जिसे वह सखी कहते हैं, सखी कहना उचित है, से मिलने 18 मील पैदल चल करके पहुंचता है। मालती और लेखक का जीवन इकट्ठा खेलने, पीटने, स्वेच्छा एवं स्वच्छंदता तथा भ्रातृत्व के प्रेम से, छोटेपन बंधनों से मुक्त बीतता था। आज मालती विवाहिता है, उसका जीवन जो है वो व्यस्तता में बीतता है। वार्तालाप के क्रम में उतराव चढ़ाव में लेखक अनुभव करता है कि मालती की आंखों में विचित्र सा भाव है, मानो वह भीतर ही भीतर कुछ चेष्टा कर रही हो, किसी बीती बात को याद करके और बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगा करके गतिमान करने की चेष्टा कर रही हो, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की चेष्टा कर रही हो और चेष्टा में वह सफल न होकर के चीर भी स्मृत हो गई हो, अर्थात सब कुछ भूल गई हो। मालती रोज कोल्हू के बैल की तरह व्यस्त रहती है। उसका जीवन गैंग्रीन मर्ज के समान है, जिसका ऑपरेशन उसके डॉक्टर पति के द्वारा किया जाता है। मर्ज मतलब क्या होता है, रोग। गैंग्रीन रोग की तरह उसका जीवन हो गया है और गैंग्रीन का इलाज उसका पति जो है वह करता है। पूरे दिन काम करना, बच्चे की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतने में ही मानो कि उसका पूरा जीवन सिमट गया है और वह रोज नित्य प्रतिदिन यही काम करती है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र के मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से जो लेखक हैं हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी, उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती को घर में एकाकी काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता या रोता रहता है और मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात के 11 बजे तक निरंतर लगी रहती है और अपने कार्यों में व्यस्त रहती है। उसका जीवन कब और उदासी के बीच जो है वह यंत्रवत चल रहा है, यानी सुबह से करके और शाम तक वह यंत्र की तरह काम कर रही है। किसी तरह के मनोविनोद उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं, जैसा कि वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही हो। और इस प्रकार लेखक मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन की मनोदशा को एक बेहतरीन चित्रण के द्वारा जो है वो प्रदर्शित करते हैं और सहानुभूति पूर्ण मानवीय दृष्टि को केंद्रित करके उन्होंने इस दशा को जो है वह प्रदर्शित किया है। और कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक रूप में जो है वो पैदा होते हैं। तिरछ कहानी का जो है वो हमें अब यहाँ पर सारांश लिखना है। किसका? तिरछ कहानी। तिरछ कहानी जो हम लोग पढ़े थे, तिरछ कहानी का सारांश लिखना है। आप लोगों को कहानी के विषय में जो है वो बहुत सारी चीज़ें पता है, बस उसको जब आप लिखिएगा एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन जब होगा बिहार बोर्ड के द्वारा, तो उसमें सारांश लिखिएगा तो शुरुआत से लिखिएगा कि प्रारंभिक स्टेप क्या था, मतलब प्रारंभिक पद क्या था, उसके बाद क्या घटना घटित हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, और अंत वाला याद रखना है। मतलब कहने का ये है कि किसी भी पद का अगर आपको सारांश लिखना हो तो ऐसी स्थिति में आप उसका क्या कीजिएगा, प्रारंभिक पद याद रहे, मध्य में क्या हुआ है वो याद रहे, अंतिम में क्या हुआ है ये याद रहे, और इन तीनों को इसी क्रम से जो है वो व्यवस्थित कर देंगे, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। बीच में अगर कुछ छूटता भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारांश है। तो सारांश का मतलब कि 1/4, सारांश का मतलब कितना हो गया, 1/4। पूरा सारांश, पूरा कहानी नहीं लिखेंगे, सारांश लिखेंगे तो 1/4 में लिखेंगे, 1/4 हिस्से में लिखेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं, तिरछ कहानी का कथानायक लेखक जो है वो पिताजी से संबंधित है और इनका संबंध लेखक के सपने से भी है। इस कथा का संबंध लेखक के पिताजी से है और लेखक के सपने से भी है। इसके अतिरिक्त शहर के प्रति जो जन्मजात भय होता है उसकी विवेचना भी इस कहानी में की गई है। शहर से सब लोग डरते हैं, सब लोग शहर से खुश
नहीं होते हैं। गांव एवं शहर की जीवन शैली का इसमें तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। गांव की सादगी तथा शहर का कृत्रिम आचरण इसमें प्रतिबिंबित होता है। लेखक के पिताजी जो 55 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, वह विशिष्ट जीवन शैली को अपनाते हैं। वह मितभाषी हैं, उनका कम बोलना, हमेशा मुंह में तंबाकू को रखना, बच्चे उनका आदर करते थे, उनका कम बोलने की आदत जो थी उसके कारण सहमे भी रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी, अर्थात संघर्षपूर्ण जीवन जो है वो चल रहा था। एक दिन शाम को जब वे टहलने निकले तो एक विषैले जंतु तिरिछ ने उन्हें क्या कर लिया, काट लिया। ऐसा मानना है कि उसका विष सांप की तरह जहरीला और प्राणघातक होता है। रात में झाड़ फूंक करने वाले लोग आ गए और दूसरे दिन सुबह उन्हें शहर की कचहरी में मुकदमे की तारीख के क्रम में जो है वह जाना था। घर से वे गांव के ही ट्रैक्टर पर सवार होकर के और शहर की ओर रवाना हो गए। लेकिन ट्रैक्टर पर सवार होकर के जब वह जा रहे थे तो वहां पर बैठे हुए जो भी और राहगीर थे, जब उन्होंने उनको बताया कि तिरिछ ने मुझे काटा है, तो उन्होंने धतूरे को उबाल करके और उसका कहवा उन्हें पिला दिया। तो इसी प्रकार जब वह अन्य लोगों से तिरिछ के काटे जाने की बात करते हैं तो ट्रैक्टर पर सवार अन्य सहयोगी पंडित राम अवतार ज्योतिषी के अलावा वैद्य भी थे। उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर को रुकवा करके और उनका उपचार किया। धतूरे के बीज को जो है वो उन्होंने क्या किया, तो धतूरे के बीज को पीस करके उबाल करके काढ़ा बना करके उन्हें पिला दिया। ट्रैक्टर आगे बढ़ा तथा शहर पहुंचकर लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतर करके कचहरी के लिए रवाना हो गए। यह समाचार पंडित राम अवतार ने गांव आकर के बताया, क्योंकि वे लेखक के बाबूजी जो हैं उनके शाम को घर वो नहीं लौटे थे। विभिन्न स्रोतों से उनके विषय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। अब सबको जो है वह निम्नलिखित बातों को जो है वह क्रम से लिखना होगा कि ट्रैक्टर से उतरते समय उनके सिर में जो है वह चक्कर आ रहा था, उनका सिर भारी था, साथ ही साथ उनका कंठ सूख रहा था। गांव के मास्टर नंदलाल जो उनके साथ थे उन्होंने बताया। इसी बीच वे स्टेट बैंक के देशबंधु मार्ग स्थित शाखा सर्किट हाउस के निकट वाले थाने में भी गए और उक्त स्थान पर उन्हें अपराधी प्रवृत्ति मान करके असामाजिक तत्व समझ करके काफ़ी पिटाई की गई और वे लहूलुहान हो गए। अंत में वे इतवारी कॉलोनी में गए और वहाँ उन्होंने कहते सुना कि मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेड मास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली, यानी इंग्लिश में जो है वह बोल रहे थे। किंतु वहां उन्हें पागल समझकर कॉलोनी के छोटे बड़े लोगों ने जो है वह पत्थर भी मारे। लड़कों ने उन पर पत्थर बरसाकर सही कसर भी निकाल दी। एक तो वह जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित, बहुत ज़्यादा कष्ट भोगे हैं और ऊपर से उस कॉलोनी के लड़कों ने जो है पत्थर मार मार के उनका हालत ख़राब कर दिया है ना। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। घिसते पिटते लगभग शाम 6 बजे सिविल लाइन्स की सड़क की पटरियों पर बनी मोचियों की दुकान में वे गणेशवा मोची की दुकान के अंदर चले गए। गणेशवा मोची उनके बगल के गाँव का रहने वाला था। उसने उन्हें पहचाना। कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार इस कहानी के द्वारा लेखक ने सांकेतिक भाषा में, शैली में आधुनिक शहरों में पसर रही विकृतियों एवं विसंगतियों पर कटाक्ष किया है। दूषित मानसिकता से ग्रसित शहरी लोगों के जीवन को जो है इस कहानी के माध्यम से दिखाया है और साथ ही साथ वास्तविकता की तह में गए बगैर हम दरिंदगी और अमानवीय कृत्यों को अंजाम दे देते हैं, इस पर भी जो है वह कवि ने इस पर ध्यान दिया है और उसे प्रदर्शित किया है। लेखक का मंतव्य उद्देश्य निम्नांकित पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है और वह यह दिखाते हैं कि आखिर शहरों में किस प्रकार से जो है वह अमानवीय कृत्य व्याप्त है। वह कहते हैं कि इस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वह अच्छे तरीके से यह समझ रहे होंगे और तार्किकता और गहराई में विश्वास रखने लगे होंगे कि वह जो यह देख रहे हैं वह सब सपना है और जब सपना टूटेगा तो सब सही हो जाएगा। कोई क्यों ना सोचे कि यह सब सपना है। भाई, एक साधारण सा इंसान शहर में गया और उसको सब लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उसको तो सपना ही लगेगा कि हम इतने शिक्षित व्यक्ति, हम जो है वो इतने शिक्षित व्यक्ति कि हम खुद हेडमास्टर हैं, एक्स स्कूल के एक्स हेडमास्टर हैं हम, यानी स्कूल के जो है वो हम एक्स हेडमास्टर हैं और हमको लोग पीट रहे हैं शहर में। तो वो ज़रूर सपने की तरह उन्हें लग रहा होगा और वे सोच रहे होंगे कि जैसे ही वे जागेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेखक पुनः कहते हैं कि इसके पीछे पहली वजह तो यही थी कि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वे ठेले सपने के भीतर जा रहे हैं, यानी वो जो भी ढेले जो है वो मारे जा रहे हैं वो सब सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। इन पंक्तियों से कहानी में लेखक का संदेश स्पष्ट और परिलक्षित होता है कि वह ग्रामीण परिवेश की तुलना जो है वह शहरी परिवेश से करते हैं। शहरी परिवेश के लोगों की विकृत मानसिकता को जो है वह प्रदर्शित करते हैं। अगला है कि तुमुल कोलाहल कलह में कविता का भावार्थ लिखिए। तुमुल कोलाहल कहल में कविता का भावार्थ लिखिए। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, इसके बाद बताते हैं, है ना। ये सारे अध्याय में जो है वो पढ़ाया जा चुका है और बेहतरीन ढंग से जो है वो समझाया भी गया था। बाकी जो बचा खुचा है यहाँ पर भी बताया जा रहा है।
देखा जाए, तुमुल कोलाहल कलह में कविता का भावार्थ लिखें। तुमुल कोलाहल कलह में कविता का संपूर्ण भावार्थ जो है वो हम लोग लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा यह लिखा गया है और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं। प्रसाद जी मुख्यतः गहन अनुभूति रचनाकार भी हैं, अर्थात गहन अनुभूति के द्वारा ही जो है वह रचनाओं को संपादित करते हैं और उन्हें लिखते हैं। साथ ही साथ इसी कारण यथार्थवादी लेखकों जैसी व्यापकता जो है उनमें प्राप्त नहीं होती, पर अध्ययन मनन द्वारा उन्होंने इतिहास की दृष्टि प्राप्त की थी और कामयानी में उन्होंने युग बोध की सहजता को देखा था और इनकी कामयानी में अर्थात इनको काम करने के तौर तरीकों में जो है वह इस युग बोध को सहज ही देखा जा सकता है। प्रसाद का समस्त साहित्य मानवीय और सांस्कृतिक भूमिका पर प्रतिष्ठित है, यानी कि इनका पूरा जो साहित्य है वह मानवीय भूमिका पर जो है वो प्रतिष्ठित है, सांस्कृतिक भूमिका पर प्रतिष्ठित है। प्रेम सौहार्द आदि की अनुभूतियाँ उनको मानवीयता से संबंध रखती हैं। प्रस्तुत कविता प्रसाद की दुनिया के बारे में समझ का प्रतिफलन है। तुमुल कोलाहल कलह में कविता महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से उद्धृत है और ईड़ा के प्रजा और मनु के मध्य युद्ध की समाप्ति के बाद सर्वत्र शोक का वातावरण छाया हुआ था। तभी दूसरी ओर से श्रद्धा आ जाती है और विरहणी श्रद्धा को आश्रय दिया जाता है, किंतु जब अम ने मूर्छित अवस्था में पड़े हुए ईड़ा को मनु को देखा तो उसकी वेदना अत्यधिक मुखर हो उठी। दीर्घ काल के पश्चात श्रद्धा और मनु का मिलन होता है और श्रद्धा और मनु के मिलन के पश्चात जो है जब मिलन होता है तो मिलन के पश्चात जो है श्रद्धा मनु को बताती है कि वह भावनाओं के कोलाहल में शांति की दूतनी है। शांतिनी की दूतनी मतलब कि शांति का जो है वह प्रतीक है। छायावादी कवियों की यह विशेषता है कि उनके वाक्यों में लाक्षणिक और प्रतीकार्थ का ज़्यादा प्रयोग होता है और श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और मनु मन का, और इस दोनों से संचालित होता है। व्यक्ति जब विचारों के उथल पुथल में हो तब उसे हृदय की बात माननी चाहिए। यहाँ पर जो है वो श्रद्धा और ईड़ा के बारे में जो कहा गया है तो श्रद्धा जो है वह किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है, और जो ईड़ा है वह किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है, और जो मनु है वह किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। और इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जब कभी भी श्रद्धा और ईड़ा का मिलन होता है, अर्थात जब कभी भी अगर हृदय और बुद्धि का मिलन होता है तो ऐसी स्थिति में जब नया जो बनता है वो बनता है मनु। मनु मतलब मन बनता है, अर्थात श्रद्धा मतलब हृदय और बुद्धि का जब प्रयोग होता है तो फिर मन बनता है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी अगर व्यक्ति विषमय स्थिति में हो, जब कभी भी व्यक्ति अगर वाद विवाद की स्थिति में हो, असमंजस में हो, तो उसे हमेशा किसका बात मानना चाहिए? हृदय का बात मानना चाहिए। उसे हमेशा हृदय की बात माननी चाहिए, हृदय की बात समझनी चाहिए। फैसला जो है वह हृदय से लेने चाहिए। कई लोग दिमाग से फैसले लेते हैं। नारी तो हम हूँ, अगला जो प्रश्न है वो है कि नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। उपयुक्त कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। यह जो पंक्ति है वह दिनकर जी द्वारा अर्धनारीश्वर निबंध से उद्धृत है और लेखक के अनुसार आज पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप बहुत ही कम देखने में आता है। संसार में स्त्री एवं पुरुष में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पुरुष अपने पौरुष को बढ़ाता जा रहा है और नारियों को शोषित करता जा रहा है, दबाते जा रहा है। संसार में सर्वत्र तो पुरुष ही पुरुष हैं और स्त्री है। नारी समझती है कि पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपना करके समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है और स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो जाता है और यही विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों असहज महसूस करते हैं, दोनों भय महसूस करते हैं। लेकिन आज नर एवं नारी में सामंजस्य की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है और इनकी स्थिति जो है वह सामंजस्य की बिल्कुल भी बढ़ नहीं पाई है, अर्थात इनकी असामंजस्य की स्थिति बहुत अधिक बढ़ गई है। आज के युग में दोनों में सामान्य अनिवार्यता है, अर्थात दोनों समान हैं, नर और नारी में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का कार्य अधूरा होता है और नर काया है तो नारी उसकी छाया है। आज नर नारी समान रूप से मिलजुल करके परिवार, समाज और राष्ट्र का जो है वह कल्याण कर रही हैं, इन्हें आगे बढ़ा रही हैं। अतः अर्धनारीश्वर की कल्पना आज कहीं ज़्यादा सार्थक है, उस समय की गई कल्पना आज कहीं ज़्यादा सार्थक है कि नर नारी मिल करके समाज को, गांव को, प्रखंड को, जिले को, राष्ट्र को, हर को चीज़ को क्या लेकर के जाती हैं? आगे लेकर के जाती हैं। अगर नर जो है वह क्या है? काया है, तो नारी उसकी छाया है। कोई अकेले जो है वह कोई भी काम नहीं कर सकता है, दोनों का जो है वह मिलन होना आवश्यक है। अगला है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है?
पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो देव बन जाता है, और नारी जब पुरुष के गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। अलग अलग भाव में बताया गया है कि जो नारी का गुण है वह क्या है, दया है, करुणा है ना, स्त्रीण है। तो जब वो उसको अपनाता है तो उसके अंदर करुणा आ जाती है, उसके अंदर दया आ जाती है, उसके अंदर मातृत्व आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वह क्या करती है, तो ऐसी स्थिति में ये गुण आ जाने के बाद, नारी का गुण आ जाने के बाद जो पुरुष है वह देव बन जाता है। जबकि पुरुष का गुण क्या है, क्रोध। पुरुष का गुण क्या है, क्रोध, क्रूरता। तो ऐसी स्थिति में जब नारी में ये आ जाता है तो वो क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। दिनकर जी का कहना है कि जिस पुरुष में नारी तो नहीं वह अपूर्ण है, अतः प्रत्येक नर को एक हद तक नारी बनना आवश्यक है, एक ही हद तक, ज़्यादा नहीं। जिस पुरुष में नारी के गुण का समावेश हो जाता है उसमें प्रेम, दया, करुणा एवं सहनशीलता का भाव जागृत हो जाता है। पौरुष, साहस एवं शौर्य तो उसके स्वाभाविक गुण हैं ही। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है बापू मेरी माँ। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या उन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई अंतर आने वाला है? नहीं। लेकिन लेखक ने ठीक ही कहा है कि नहीं मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की, पुरुष पुरुष में न्यारी। नेक्स्ट जो है वो है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? तो विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। लेकिन राजनीति में कोई विद्यार्थी भाग ले रहा है? अच्छा, शिक्षक को राजनीति में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बोलो, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? शिक्षक को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं बोल रहे हो, नहीं लेना चाहिए। तुम बताओ, अगर शिक्षक राजनीति में भाग लें अध्यापन कार्य को छोड़ करके, या अध्यापन कार्य करते हुए भी, मान लो कि भाई राजनीतिक कार्यालय में जाने का समय 10 बजे है ना, 9 बजे तक पढ़ाए, चले गए, फिर 3 बजे तक वहाँ, 3 बजे के बाद 4 बजे से अपना पढ़ाए, तो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, करना चाहिए। ये गलत बात है कि जो शिक्षक हैं वो राजनीति में नहीं आने चाहिए। अगर राजनीति करने वाला शिक्षक हो तो समाज को, जिले को, राष्ट्र को एक नया आयाम दे सकता है, और ऐसा हम लोग देख भी चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। शिक्षक की महत्ता को अगर समझना हो तो इन दोनों के नेतृत्व में महान विभूति हैं ये, और इन दोनों महान विभूतियों के नेतृत्व में आप समझ सकते हो, आप जान सकते हो, आप देख सकते हो कि शिक्षक को राजनीति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इन दोनों व्यक्तित्व को देखने के बाद यह पता चलता है कि शिक्षक को राजनीति में उतरना चाहिए। समझ में आया? लेकिन एक उत्कृष्ट सोच लेकर के, ताकि राष्ट्र का क्या हो सके, भला हो सके। विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना होता है। उन्हें पढ़ाए जाने वाले विषयों को लगन एवं तन्मयता के साथ अध्ययन करना होना चाहिए, यह उनकी प्राथमिकता होती है। लेकिन अच्छे अंक, अच्छी श्रेणी विद्यार्थी द्वारा विषय के गहन अध्ययन एवं उनकी बुद्धि की प्रखरता पर पूर्णतः निर्भर करते हैं। अतः विद्यार्थी का मुख्य कार्य जो है वह पढ़ाई करना है तथा अपना ध्यान पूरे मनोयोग से उस ओर लगाना है। किंतु देश की परिस्थितियों का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। अगर देश की परिस्थितियाँ विस्मय से होकर के गुजर रही हों तो ऐसी स्थिति में उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता विकसित करना भी विद्यार्थियों का परम कर्तव्य होना चाहिए। इसके बिना इसकी शिक्षा अधूरी रहेगी तथा वांछित लक्ष्य भी जो है वह प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी राष्ट्र में अगर कुछ विषम परिस्थितियां चल रही हैं तो उसे दूर करने के बारे में विद्यार्थी को सोचना चाहिए, प्रण लेना चाहिए कि मैं पढ़ करके इन सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा, मैं पढ़ करके उस ओहदे पर जा करके इन सारी समस्याओं का हल ढूंढ निकालूंगा। अभिभावक दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते हैं कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए, क्योंकि उनका काम पढ़ाई करना और अपनी योग्यता बढ़ाना है, राजनीति में उलझना नहीं है। अभिभावक आमतौर पर कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मूलतया देखा जाए तो विद्यार्थियों के पढ़ाई का उपयोग वहीं पर होने वाला है जब वह विषम परिस्थितियों को देख करके निर्णय लेते हैं कि हमें जो है वह राजनीति में उतरना है या नहीं उतरना है। यानी राजनीति में उतर करके वह उन परिवेश को बदलने की ताकत रखते हैं, कुवत रखते हैं। किंतु यह विचार पूर्णतया अव्यवहारिक एवं निरर्थक है। छात्र एवं युवा शक्ति राष्ट्र की रोड होते हैं, अर्थात राष्ट्र का जो है वो बैकबोन होते हैं। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह विद्यार्थियों का राजनीति में योगदान अपरिहार्य मानते हैं। उनका कहना था कि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई तन्मयता से करते हुए देश के हित में सक्रिय योगदान करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर तन मन धन से देश की सेवा में सक्रिय भाग लेते हुए अपनी भूमिका को दर्ज कराना चाहिए और अपने जीवन का बलिदान भी करने में जो है वो संकोच नहीं करना चाहिए और अपने जीवन का बलिदान करके गर्व महसूस करना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार भगत सिंह जी अपने आप को इस पुनीत कार्य में समर्पित कर चुके थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। गांधी जी शिक्षा का मतलब सुसंस्कृत बनाने वाले निकलुष
निष्कलुष चरित्र निर्माण समझते थे, अर्थात शिक्षा को वह चरित्र निर्माण का एक तरीका समझते थे। विद्यार्थी जो शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण करने के बाद एक बेहतरीन चरित्र का निर्माण कर सके, ऐसा एक माध्यम मानते थे गांधी जी। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आचार्य पद्धति के समर्थक थे, अर्थात बच्चे सुसंस्कृत और निष्कलुष चरित्र वाले व्यक्तियों के सानिध्य से ज्ञान प्राप्त करें, ऐसी उनकी विचारधारा थी। क्योंकि शिक्षा देने में तो सब लोग आगे हैं, लेकिन किसका चरित्र सही है वही व्यक्ति शिक्षा देने योग्य है। जिसका चरित्र सही नहीं है, जिसका मन सही नहीं है, जिसका सोच सही नहीं है, वह शिक्षा देने योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन आज तो बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका सोच भ्रष्ट है, लेकिन वो शिक्षक हैं कि नहीं है। आज बहुत सारे शिक्षक हैं ऐसे जो अलग अलग तरह की गतिविधियों में लगे रहते हैं। मैंने एक शिक्षक को देखा है जो ड्रिंक करते हैं, लेकिन वो बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चों नशा नहीं करना चाहिए। संजोग से मैं यही सोचता हूँ कि अगर किसी दिन उनके विद्यार्थी ने देख लिया कि सर आप तो खुद ड्रिंक करते हैं, आप इसको छोड़ दीजिए, तो वैसे लोगों के बारे में गांधी जी ने बताया है कि गांधी जी कहते हैं कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आचार्य पद्धति के समर्थक तो थे ही, बच्चे सुसंस्कृत और निष्कलुष चरित्र वाले व्यक्तियों के सानिध्य से वो ज्ञान प्राप्त करें, इस पर वह ज़्यादा ध्यान देते थे। अक्षर ज्ञान को वे इस उद्देश्य की प्राप्ति में विधेय मात्र मानते थे। वर्तमान शिक्षा पद्धति को वे खौफनाक और हेय मानते थे। वह मानते थे कि यह जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वह विद्यार्थियों को क्या करेगी, तो वह विद्यार्थियों को प्रभावित करेगी। वर्तमान शिक्षा पद्धति को वह सही नहीं मानते थे, क्योंकि शिक्षा का मतलब है बौद्धिक और चारित्रिक विकास, लेकिन यह पद्धति उसे कुंठित करती है और इसी पद्धति में बच्चों को दस्तावेज रटाया जाता है ताकि आगे चल करके वे केवल और केवल क्लर्क का काम कर सकें। उनका सर्वांगीण विकास से कोई भी जो है वो सरोकार नहीं होता है। आज की जो शिक्षा पद्धति है वह केवल और केवल क्लर्क बनाने की शिक्षा पद्धति है कि खूब जो पढ़ाया गया है उसी को रट लीजिए और जा करके एग्जामिनेशन में एग्जाम दीजिए और जब बढ़िया नंबर आ जाए तो आप क्या बन जाइए, क्लर्क बन जाइए, नौकरी कीजिए। कहने का मतलब ये है। तो आज की शिक्षा पद्धति को जो है वो नहीं बिल्कुल भी पसंद करते थे महात्मा गांधी जी। डायरी का जाना क्यों मुश्किल है? डायरी मन का कूड़ा है। डायरी क्या है? मन का कूड़ा। मन में जो आया वो डायरी में लिख दिए। डायरी क्या है? मन का कूड़ा है। तो डायरी क्या है? तो डायरी मन का कूड़ा है। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है। वह अपने यथार्थ को अपने ढंग से अपने समझने योग्य शब्दों में लिखता है, अर्थात अपनी स्थिति में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, वह उसे कैसे समझ सकता है, साधारण शब्दों में उसे क्या कर देता है, लिखता है डायरी में। और डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, दूसरों के लिए नहीं। डायरी लिखने में अपने भावों के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं। यदि शब्दों का भंडार भी है तो उन शब्दों के लायक वे भाव ही नहीं होते हैं। डायरी में मुक्तावश भी होता है और जो सूक्ष्मतावश होती है या जो सूक्ष्मता होती है, अतः यथार्थ और भावार्थ मेल करके ही डायरी का लिखा जाना मुश्किल है। जब तक यथार्थ और भावार्थ मिलेंगे नहीं तब तक डायरी का लेखन जो है वह क्या है, जब तक यथार्थ और भावार्थ मिलेंगे नहीं तब तक डायरी का लिखना जो है वह बेकार है। डायरी कोई एक सुदृढ़ अर्थ दे ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट है कि पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छिपा है, उद्घाटित करें। छौना का अर्थ होता है हिरण, हिरण आदि का जो है वो बच्चा। छौना का अर्थ क्या होता है? हिरण आदि पशुओं का बच्चा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना शब्द का प्रयोग अपने बेटे के लिए किया है। पुत्र वियोग कविता में जो कवित्री हैं, छौना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? अपने बेटे के लिए किया है। हिरण अथवा बाघ का बच्चा बड़ा भोला तथा सुंदर दिखता है, उसके अतिरिक्त चंचल तथा तेज भी होता है, यानी उसके अंदर चंचल भी होता है, चंचलता भी होती है और उसके अंदर तेज भी होता है। साथ ही साथ कवित्री जो है वह क्या कहती है? तो कवित्री जो है अपने बेटे को छौना कहती है और इसके पीछे यह विशेष अर्थ भी हो सकता है कि वह उसे सिंह का जो है वह बच्चा कह रही हो, अर्थात शेर का बच्चा कह रही हो कि देखने में बड़ा चंचल है लेकिन उसका एक अलग जो है वह क्या होता है, रौद्र रूप होता है। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? जन जन का चेहरा एक मतलब जैसे भारतीय समाज में जो जन जन है वो उनका चेहरा एक ही है, सब संघर्षशील है, सब संघर्ष कर रहे हैं। तो उसी परिवेश को दिखाने के लिए जो है यहाँ पर ये बताया जाएगा कि पीड़ित और संघर्षशील जनता का जो अपने मनोवांछित अधिकारों के लिए कर्मरत है, यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है और अपने कर्म और श्रम से
कुछ आजीविका के साधनों को प्राप्त कर रही है, न्याय, शांति और बंधुत्व की दिशा में वह प्रयासरत है। और कवि इस जनता में एक अंतर्वर्ती एकता देखता है कि संपूर्ण विश्व की जनता अपने कर्म का संपादन कर रही है, संघर्ष कर रही है, क्या प्राप्त करने के लिए? न्याय, शांति और बंधुत्व। इसीलिए कवि जन जन का चेहरा एक कहते हैं कि सभी जन का जो चेहरा है वो क्या है? एक है। ये थोड़ा सा जो है वो काफ़ी जल्दी में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अगर पूरा एक्सप्लेन करने लगेंगे तो एक्सप्लेन तो करेंगे तो पूरा जाएगा कम से कम 1.5 से 2 घंटे में। समझ में आ रहा है ना? और एग्ज़ाम नज़दीक है, इसी वजह से इसको इस प्रकार से बता रहे हैं, थोड़ा सा रैपिडली, थोड़ा सा तेज़ में, ताकि आप इसको देख लें, समझ लें कि किस प्रकार के प्रश्नों का संग्रह जो है वो फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है 2012 में, 2013 में, जैसे आज के क्लास में हम लोगों ने 2013 में देखा है। क्लियर है ना? और इन प्रश्नों को जा करके अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। बाकी कोई भी अगर डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। बाकी जो भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, ये स्टडी मटेरियल वगैरह सब चीज़ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में ही, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।